बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक बढ़ गई कि फ्रांस का सबसे बड़ा पुस्तकालय फूंक दिया गया। सारे बड़े अखबार और न्यूज़ चैनल्स लगातार बता रहे हैं कि फ्रांस का सबसे बड़ा पुस्तकालय फूंक दिया गया है। संसार का कोई भी सभ्य व्यक्ति किताबों को नहीं जलाता। सभ्यता कोई भी हो, पुस्तकों को जलाया जाना सभ्य आचरण नहीं माना जाता। पर यह भी सही है कि 1000 वर्षों से लगातार पुस्तकालय जलाए जाते रहे हैं। नालंदा याद है, कहते हैं वहां 6 महीने तक लगातार किताबें जलती रही थी। विश्व के उस सबसे बड़े विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि एक व्यक्ति अगर सारी किताबों को पढ़ना चाहे तो उसे कई जन्म लेने पड़ते। संसार का समूचा ज्ञान एकत्र था उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में। फिर एक असभ्य पशु अपने 200-250 समर्थकों के साथ आया, बर्बर लुटेरों के साथ, और सब कुछ तहस नहस हो गया। सारे विद्यार्थियों को मार दिया गया और सारी किताबों को फूंक दिया गया। ये हुआ लगभग 900 वर्ष पहले। नालंदा को फूंकने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका, आगे बढ़ा और पहुंचा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में। वहां भी वही बर्बर व्यवहार। सभी शिक्षक और छात्र मार दिए गए, भवन को ध्वस्त कर दिया गया और फूंक दिया गया वहां का पुस्तकालय। ऐसा लगता था जैसे उसका लक्ष्य ही था कि संसार के समस्त ज्ञान को फूंक दिया जाए। मैंने जिन 2 विश्वविद्यालयों का नाम लिया वो चूंकि बड़े थे इसलिए उनकी कहानियां इतिहास की किताबों में मिल जाती हैं। उसने छोटे छोटे सैकड़ों, हजारों, लाखों पुस्तकालयों को और गुरुकुलों को जलाया होगा। तक्षशिला, संसार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, 500 ईसा पूर्व में जब संसार में कहीं भी चिकित्सा व्यवस्था का नाम नहीं था, तब भी वहां आयुर्वेद की उच्च और व्यवस्थित पढ़ाई होती थी। संसार के उस पहले विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही कुछ असभ्य घुसे और सब कुछ फूंक दिया गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। उदाहरण केवल इतने ही नहीं है। अजय मेरू, अजमेर का प्रसिद्ध महाविद्यालय, शारदा पीठ का महाविद्यालय, वल्लभी महाविद्यालय आदि अनेक शिक्षा केंद्र भारत में थे जिनको फूंका गया बर्बरों द्वारा। अब तनिक सोचिए तो, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? आखिर किताबें किसी का क्या नुकसान पहुंचाती हैं कि कोई उनको जलाए, कोई उनसे घृणा करे? दरअसल हर अज्ञानी चाहता है कि संसार उसी की भांति हो जाए। वह ज्ञान को पनपने ही नहीं देना चाहता, बल्कि ज्ञान के हर मंदिर को तोड़ देना चाहता है, फूंक देना चाहता है। संसार के हर देश में ऐसे असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं जब सभ्य समाज द्वारा बनाया गया कोई पुस्तकालय, कोई विद्यालय बर्बरों द्वारा तोड़ दिया गया, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। सभ्यता जो है वो असंख्य बार बर्बरों के सामने पराजित हो जाती है। यह प्रश्न आपने कई बार सुना होगा कि भारतीय बहुत वीर थे, पराक्रमी थे, सक्षम थे, तो बार बार हार क्यों जाते थे? आपने बहुत बार यह फेसबुकिया प्रश्न सुना होगा कि उनके मंदिर क्यों जला दिए जाते थे, उनके पुस्तकालय क्यों तोड़ दिए जाते थे जब वे लोग इतने ही ताकतवर थे। तो अब इसी प्रश्न का उत्तर फ्रांस से तनिक पूछ कर देखिए तो। फ्रांस आज के देश, आज के समय के सबसे सक्षम देशों में से है, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे संपन्न देशों में से। फिर 4 दिन पहले भीख मांगते हुए, शरण की भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कुछ लोग उस देश में पहुंचते हैं और कुछ ही दिनों में उस देश को फूंकने लगते हैं। वो स्कूलों को तोड़ रहे हैं, वो पुस्तकालयों को फूंक रहे हैं, वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं, और अपने समय का सबसे सक्षम देश, सबसे ताकतवर देश चुपचाप देख रहा है। बात वही है कि बर्बरता कभी कभी सभ्यता से जीत जाती है, सभ्यता पराजित हो जाती है। दरअसल सभ्य समाज अपने हर निर्णय को नैतिकता की तराजू पर तौल कर देखता है। वह बार बार सोचता है कि हमारे इस कदम से संसार पर
जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा? जबकि असभ्यों के सामने नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं होता। उन्हें किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कुछ भी कर देते हैं। और इसी के कारण बर्बरता और सभ्यता के युद्ध में बर्बरता अनेक बार जीत जाती है, असभ्यता जीत जाती है। अब प्रश्न है कि अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसका उत्तर है, इसका उत्तर यह है कि सभ्य समाज को या सभ्य समाज की सत्ता को बर्बरों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना ही होगा। असभ्य लोगों का दमन बर्बरतापूर्ण तरीके के साथ होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। और यह उत्तर केवल फ्रांस के लिए नहीं है।